जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी लोग लाइक कर दें और वीडियो को सभी लोगों को शेयर भी करना है। ठीक है, पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो फटाफट से सभी लोग उत्तर बताएंगे अपने अपने, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी। जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, है ना। और इसके पहले की जितने भी वीडियो हैं, पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो हैं, उनको जरूर देखना है सभी लोगों को। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न पर विचार करना है हमें। चमगादड़, भालू, कृंतक उपर्युक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? शीत निष्क्रियता की परिघटना का तो किसमें किया जा सकता है? चमगादड़ में, कृंतक में, भालू में। चार विकल्प है आपके सामने, चार में से एक का चयन करना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों चमगादड़ में भी, भालू में भी और कृंतक में भी। ठीक है, तब आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम हमें बताना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपके ये चार विकल्प हैं, चार में से एक का चयन करना है। जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं, जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम बताना है हमें। नगनीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण या प्रवास, नगनीकरण, कौन सा सही हो जाएगा? ये चार विकल्प में से आपको चयन करना है। तो आपको बताना है जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाएं तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नगनीकरण, ठीक है, फिर प्रवास, फिर आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया और फिर स्थिरीकरण। ये आपकी जैविक अनुक्रमण की जो प्रावस्थाएं हैं उनका क्रम हो जाएगा, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती हैं, कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? ऐसी प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जीवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती हैं, ये जो है प्रजातियां क्या कहलाती हैं? सूचक प्रजातियां, अम्ब्रेला प्रजातियां, की स्टोन प्रजातियां या फिर आक्रमणकारी प्रजातियां। तो वो प्रजातियां क्या कहलाती हैं? तब दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा की स्टोन। कौन सी? की स्टोन प्रजातियां। बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है श्वसन मूल पाए जाते हैं। श्वसन मूल पाए जाते हैं मैंग्रोव पौधों में, कीट भक्षी पौधों में, सहजीवी पौधों में या परजीवी पौधों में। तो श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? कौन से पौधों में पाए जाते हैं श्वसन मूल? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है हमें। श्वसन मूल किस में पाए जाते हैं? तो 4 का आपका उत्तर होगा दोस्तों श्वसन मूल पाए जाते हैं मैंग्रोव पौधों में। कौन से पौधों में? मैंग्रोव, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंग्रोव पौधों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। ठीक है, आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करता है? सहोपकारिता, सहभोजिता, उदासीनता या फिर असहभोजिता। तो 5 का उत्तर बताना है आपको। और दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि आम की शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाले आर्किड किस प्रकार के संबंध को प्रदर्शित करते हैं? तो सहभोजिता, यानी कि जो आपका बी नंबर है सहभोजिता,
वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? अपघटक किस पोषण स्तर के जीव हैं? पोषण 1, पोषण 2, पोषण 3 या पोषण 4? 5 का उत्तर हमें बताना है। अपघटक किस पोषण स्तर के जीव माने जाते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा आपका? तो जो अपघटक होते हैं दोस्तों, इनका पोषण जो स्तर होता है वो क्या होता है? पोषण स्तर 4। ठीक है, डी नंबर। निम्न में से स्पर्धा है, तो स्पर्धा कौन सी है? सहजीविता, विरोध क्रिया, ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो स्पर्धा क्या है दोस्तों? चार विकल्प हैं आपके सामने। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार विकल्प में से, चार में से आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। ये क्या है? स्पर्धा है ना? बी नंबर आपका सही होगा इसमें। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, दोनों या फिर रासायनिक उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, है ना? तो 8 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी है? नहीं है। तो कौन नहीं है? देखो, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता है, मध्य व्यवधान है, लेकिन जो नहीं है वो कौन सी नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र की आयु। आयु यानी कि सी नंबर, ये पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? किसका चक्रण नहीं होता दोस्तों? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो चक्रण नहीं होता, चक्रण की बात हो रही है, तो वो चक्रण नहीं होता ऊर्जा का, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। पारिस्थितिक तंत्र में पूछा है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता। डी नंबर इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, आर्किड्स उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? परजीवी के, परपोषी के, अधिपादप के या इनमें से कोई नहीं? तो आर्किड्स जो होते हैं किसके उदाहरण होते हैं? प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर। तब आपका राइट आंसर बिल्कुल है, आर्किड होते हैं दोस्तों अधिपादप के। अधिपादप यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु खनिज अपशोषण में ही सहायता करते हैं, खनिज व जल के अपशोषण में सहायता करते हैं, या फिर सहभोजी के रूप में व्यवहार करते हैं या परजीवी के रूप में व्यवहार करते हैं। खनिज अपशोषण में सहायता करते हैं तो कौन करते हैं?
प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। तो आपका कवक मूलीय सहवास पूछा गया है यहां पर, और कवक मूलीय सहवास में कवक तंतु क्या करते हैं? खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को कोई हानि नहीं होती है, यह संबंध प्रदर्शित करता है सहोपकारिता, सहभोजिता, आदि सहयोग या उक्त सभी का। दोनों सहयोगी हैं, समान रूप से क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं, किसी को कोई हानि नहीं हो रही है, तो ये संबंध क्या प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो ए कहे आएगा दोस्तों सहोपकारिता, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लेना क्या कहलाएगा? सहोपकारिता। अब बोलोगे सर कि ये सहभोजिता कहलाता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, है ना, इसमें किसी को कोई हानि नहीं हो रही है, तो वो कहलाएगा आपका सहोपकारिता। और सहभोजिता वो कहलाता है जिसमें एक को लाभ होता है, जिसमें एक को लाभ होता है, ठीक है, और दूसरे को हानि नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि एक को लाभ हो रहा है और उससे दूसरे को हानि नहीं हो रही है, तो वो सहभोजिता कहलाएगा। ठीक है, कवक मूल उदाहरण है तो किसके हैं? उदासीनता के, परजीविता, सहोपकारिता या इनमें से कोई नहीं। कवक मूल किसके उदाहरण हैं? कवक मूल बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सहोपकारिता के, सी नंबर। ठीक है, अगला अनुक्रम में अंतिम समुदाय को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? चरम समुदाय, नवीन समुदाय, क्रमिकी समुदाय या फिर मध्य समुदाय? अनुक्रम में अंतिम समुदाय को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर बताना है। और 15 में आपका चरम समुदाय बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चरम समुदाय, ए नंबर आपका सही होगा। अनुक्रम में अंतिम समुदाय होता है चरम समुदाय। निम्नांकित पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में से कहां वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? तो वनस्पति उत्पादन की वार्षिक दर बताना है आपको, कहां पर अधिकतम है? शीतोष्ण घास मैदान में, सवाना, शंकुधारी या फिर शीतोष्ण वन में? कहां पर है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर बताना है। तो वनस्पति उत्पादन का वार्षिक जो औसत दर है वो अधिकतम है, तो वो है शीतोष्ण घास के मैदानों, यानी कि जो आ नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के रसायन के श्रावण से अन्य पौधों की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है कहलाती है। तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सहजीविता। वह प्रक्रिया जिसमें एक पौधे के रसायन के श्रावण से अन्य पौधे की वृद्धि, प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? 17 का आंसर बताना है आपको। तो यहां पर देखो, अच्छे से देखो, मैंने आपको बताया था कि सहभोजिता, सहजीविता, ये सारी चीजें समझने की बात है।
यहां पर आप कंफ्यूज होंगे। इसमें हो रहा है कि जिसमें एक पौधे रसायन के श्रावण से क्या हो रहा है, पौधे की वृद्धि प्रजनन आदि पर प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कहलाएगा एलिलोपैथी, यानी सी नंबर। ठीक है, एलिलोपैथी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? अनुक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? अनुक्रमण में प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर बताना है आपको। अनुक्रमण में कौन सर्वाधिक भूमिका निभाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मृदा, यानी कि ए नंबर। उपरोक्त सभी नहीं, सर्वाधिक पूछा गया है। देखो, भूमिका तो सभी निभाते हैं, वायु भी है, जल भी है, लेकिन सर्वाधिक पूछा गया है, महत्वपूर्ण पूछा गया, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो वो निभाती है मृदा, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना 1916 में वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और ये किसने किया? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 19 का। किसने किया? क्लीमेंट्स ने। ठीक है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना? सी नंबर, सॉरी सी नंबर। 1916 में वनस्पति अनुक्रम की संकल्पना का प्रतिपादन किया क्लीमेंट्स। ठीक है, अगला बताना दोस्तों, अमरबेल अन्य पुष्पीय पौधों के साथ निम्न में से किस प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है? अमरबेल, अमरबेल बताना है 20 का आंसर। बीस का क्या हो जाएगा? अमरबेल आपने देखी होगी, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परजीविता, है ना? डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, परजीविता। समुद्री एनीमोन तथा हार्मेट केकड़े के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं? परिजीविता, सहोपकारिता, असहभोजिता या फिर असहभोजिता, ये दोनों ही एक से हैं। आपको बताना 21 का आंसर क्या होगा? समुद्री एनीमोन और हार्मेट केकड़े के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं दोस्तों, वो पाए जाते हैं सहोपकारिता, यानी बी नंबर। यानी कि इनको समान रूप से लाभ होता है, किसी को कोई हानि नहीं होती, है ना? एनीमोन और हार्मेट केकड़े, ये क्या कहलाएगा? सहोपकारिता कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमें यहां पर देखना है दोस्तों। अगला है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी लोग उत्तर बताएंगे। विश्व जैव विविधता दिवस सभी लोगों को पता है, तो कब मनाया जाता है? आपका उत्तर होगा क्या? 22 मई को, है ना? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को आप मनाते हो जैव विविधता दिवस। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा, मेधा पाटेकर, बीके शर्मा, एमएस स्वामीनाथन। याद रखना, ठीक है? 22 मई को आपको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को आपका जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 22 का आपका आंकड़ा है, इनको याद रखेंगे। ठीक है, अगला बताना है आपको कि प्रश्न क्रमांक जो आपका 2 है कि टुमारोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? वंदना शिवा,
यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजातीय विविधता को दर्शाता है? तो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो सूचकांक कहलाता अल्फा सूचकांक। क्या कहलाता है? अल्फा सूचकांक। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है दोस्तों? 4 नंबर का आंसर बताना है। दीपश्री जी क्या समझना है अलग से? सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। और आपका 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ठीक है, जैव विविधता ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, निम्न में से कौन सा किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? तो कौन हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास विखंडन, प्रदेशी प्रजातियों का प्रवेश, शाकाहार का को प्रोत्साहन। तो किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, तो कौन हो सकते हैं? नीचे कूट भी दिए हैं, कूट को देख करके उत्तर बताना है आपको। 4 विकल्प हैं आपके। तो दोस्तों किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए जो संकट है वो क्या है? भूमंडलीय तापन है। ठीक है, प्राकृतिक आवास का विखंडन है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश है, यानी कि 1, 2 और 3। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 1, 2 और 3 यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ क्या है दोस्तों? जैव विविधता का अर्थ बताना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 6 है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु ये क्या क्या होते हैं? जैव विविधता कहलाते हैं, है ना। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जो जंतु होते हैं यही जैव विविधता कहलाती है उस निर्धारित क्षेत्र की। ठीक है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना है प्रश्न क्रमांक 7 में। ओके, अलग से समझा देंगे सहजीवी, सहभोजी, परजीवी। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो कौन सा है? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, यानी कि जो आपका डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर प्रश्न क्रमांक 7 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो कौन सा कारक है? आनुवंशिक आत्मसातकरण, परभक्षियों का नियंत्रण, प्राकृतिक आवास का विनाश, कीट नियंत्रण। तो 8 का उत्तर बताएंगे आप। आठ का आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवास का विनाश जैव विविधता के ह्रास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, प्राकृतिक आवास का विनाश। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया? तो किसने किया? सीजे बैरो, वाल्टर जी रोजेन, डी.आर. बेटिस या फिर डी कास्त्री। बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वाल्टर जी रोजेन,
यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। वाल्टर जी रोजेन द्वारा सर्वप्रथम डायोवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया गया और सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 2020 को कौन सा दशक घोषित किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, आईएमपी प्रश्न है। कौन सा दशक घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया और 2011 से लेकर 2020 के दशक को जो घोषित किया दोस्तों, वो घोषित किया है क्या? जैव विविधता दशक। याद रख लेना, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का। 2011 से लेकर 2020 के दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, तो बी नंबर याद रखेंगे। जैव विविधता निम्न में से कौन से तत्व शामिल हैं? जैव विविधता में कौन से तत्व शामिल हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने। जीव, वनस्पति, सूक्ष्म जीव, पर्यावरण। कौन शामिल है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जीव भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, है ना, वनस्पति भी है, पर्यावरण भी है, यानी कि सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को क्या कहते हैं? जीन, जीन पूल, जैव विविधता, इनमें से कोई नहीं। 12 का आंसर बताना है। तो क्या कहा जाता है? एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता को कहा जाता है जीन पूल, यानी बी नंबर आपका जीन पूल बिल्कुल सही हो जाएगा। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? लिविंग प्लेनेट सूचकांक बताना है। विश्व के संकटग्रस्त प्राणियों तथा वृक्षों की स्थिति का सूचक, दुर्लभ प्रजातियों का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? 13 का आंसर बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों कि जो लिविंग प्लेनेट सूचकांक है वो कहलाता है जैव विविधता की स्थिति का सूचक, यानी कि आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लिविंग प्लेनेट सूचकांक जैव विविधता की स्थिति का सूचक कहलाता है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जैव विविधता निर्भर करती है जलवायु, तापमान, आर्द्रता या उपर्युक्त सभी। किस पर निर्भर करती है? 14 का आंसर बताना है। और 14 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जैव विविधता निर्भर करती है उपर्युक्त सभी पर, जलवायु, आर्द्रता, तापमान सभी पर निर्भर करती है, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। आज के जो अपने प्रश्न हैं वो यहीं तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने चर्चा की है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, कुछ नए प्रश्न भी हमें देखने को मिलते हैं, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। और 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे अपन 8 बजे, है ना। तो हिंदी व्याकरण के लिए सभी लोग तैयार रहें, और सभी को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। ठीक है, बिल्कुल अलग से समझा देंगे परजीवी सहजीवी, है ना। दीपश्री, मनीष जी, अंजना चौहान जी, जुगल लोधी जी, ठीक है, श्री कृष्णा, मनीष बैरागी जी, मंजुला, दीपक जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर करें। माही जी, सिद्धार्थ यादव जी, तेज कुमार जी, सोनी, ठीक है, किशन, ठीक है, ओके। तो आज की वीडियो के लिए पर्यावरण की जो क्लास है
वो यहीं तक खत्म होती है। राखी गुप्ता, चंद्रशेखर जी, सिद्धार्थ जी, ठीक है। तो कल से टाइम पर आया करो, रोज 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है पर्यावरण की, ठीक है। अरविंद मिश्रा जी, रुक्मणी जी, ठीक है। जय हिंद।